मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी मेहमानवाजी के लिए पूरे शहर में जाने जाते थे। उनके दरवाजे पर आया कोई भी शख्स कभी भूखा या निराश नहीं लौटता था। लेकिन कभी कभी उनकी यह दरियादिली उन पर ही भारी पड़ जाती थी। ऐसा ही एक वाकया तब हुआ जब उनके घर एक दूर के रिश्तेदार मीर कासिम तशरीफ लाए। मीर कासिम ने आते ही ऐलान किया कि वह बस 2-4 दिन के लिए ही रुकेंगे, शहर में उनका कुछ काम है। मुल्ला और उनकी पत्नी फातिमा ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। उनके लिए अच्छा खाना बना, आरामदायक बिस्तर का इंतजाम हुआ और मुल्ला घंटों उनके साथ बैठकर गपशप करते रहे। 2-4 दिन हफ्ता भर में बदल गए। मीर कासिम का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था, या शायद शुरू ही नहीं हुआ था। वह दिन भर मुल्ला के घर पर पड़े रहते, मजे से खाते पीते और मुल्ला की मेहमानवाजी का भरपूर लुत्फ उठाते। फातिमा अब परेशान होने लगी थीं। घर का राशन तेजी से खत्म हो रहा था और मीर कासिम के जाने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। सुनिए जी, फातिमा ने एक रात मुल्ला से कहा, यह आपके मीर कासिम साहब कब तक हमारे सिर पर सवार रहेंगे? कहते थे 2-4 दिन, और अब तो 15 दिन होने को आए। घर में आटा खत्म होने वाला है और दाल का डिब्बा भी खाली है। मुल्ला भी मन ही मन परेशान थे, लेकिन सीधे सीधे मेहमान को जाने के लिए कहना उन्हें अपनी शान के खिलाफ लगता था। अरे बेगम, मेहमान भगवान का रूप होता है, हम उन्हें कैसे कह सकते हैं कि चले जाओ? कोई न कोई तरीका निकालना होगा। अगले दिन मुल्ला ने मीर कासिम से पूछा, कासिम भाई, आपका शहर का काम कैसा चल रहा है? कुछ मदद चाहिए हो तो बताइएगा। मीर कासिम ने एक लंबी जम्हाई लेते हुए कहा, अरे मुल्ला भाई, काम तो बस हो ही रहा है। थोड़ी सी अड़चन है, लेकिन उम्मीद है जल्द ही सुलझ जाएगी। आप परेशान न हो, मैं अभी कुछ दिन और यहीं हूँ। यह कहकर वह फिर से ऊँघने लगे। मुल्ला का दिल बैठ गया। कुछ दिन और। फातिमा ने कई इशारे किए, कभी खाने में नमक ज्यादा डाल दिया तो कभी बिस्तर से चादर गलती से हटा दी, यह सोचकर कि शायद मेहमान को असुविधा हो और वह खुद ही चले जाएं। लेकिन मीर कासिम पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। वह हर हाल में मस्त थे। अब मुल्ला ने दूसरी तरकीब सोची। उन्होंने मीर कासिम के सामने जोर जोर से अपनी गरीबी और तन्हाली का रोना रोना शुरू कर दिया। कासिम भाई, मुल्ला ने उदास चेहरा बनाकर कहा, आजकल तो 2 जून की रोटी भी मुश्किल से जुट पा रही है। बच्चों की फीस देनी है, घर का किराया सिर पर है। समझ नहीं आता क्या करूं? मीर कासिम ने हमदर्दी से सिर हिलाया। हाँ मुल्ला भाई, महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। अल्लाह सब ठीक करेगा, लेकिन उनके जाने का कोई इरादा अब भी नहीं दिखा। मुल्ला की सारी तरकीबें नाकाम हो रही थीं। मीर कासिम टस से मस नहीं हो रहे थे। एक शाम जब मीर कासिम आंगन में आराम कुर्सी पर पसरे खर्राटे भर रहे थे, मुल्ला ने अपनी पत्नी फातिमा को बुलाया। बेगम, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, अब एक ही रास्ता बचा है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कासिम भाई खुद ही यहाँ से भाग खड़े हों। मुल्ला ने फातिमा को अपनी योजना समझाई। फातिमा पहले तो थोड़ी झिझकीं, लेकिन फिर वह भी तैयार हो गईं। अगली सुबह जब मीर कासिम सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि मुल्ला और फातिमा जोर जोर से लड़ रहे हैं। मैं कहती हूँ आज दाल बनेगी, फातिमा ऊंची आवाज में कह रही थीं। नहीं, आज गोश्त बनेगा। मेरे मेहमान आए हुए हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मुल्ला भी उतनी ही ऊंची आवाज में जवाब दे रहे थे। मीर कासिम घबराकर बिस्तर से उठ बैठे। उन्होंने कभी मुल्ला और फातिमा को इस तरह लड़ते नहीं देखा था। अरे क्या बात हो गई मुल्ला भाई? फातिमा भाभी, आप लोग सुबह सुबह क्यों झगड़ रहे हैं? मीर कासिम ने पूछा।
कुछ नहीं कासिम भाई, मुल्ला ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा। यह रोज का नाटक है। इन्हें तो मेरी मेहमानवाजी कभी पसंद ही नहीं आती। अच्छा, तो मैं नाटक करती हूँ, फातिमा ने भी तैश में आकर कहा। घर में एक दाना नहीं है और इन्हें गोश्त पकाने की सूझ रही है। मेहमान की खातिरदारी करनी है तो खुद कमाकर लाइए। अब लड़ाई और बढ़ गई। मुल्ला और फातिमा एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे, पुरानी बातें उछालने लगे। बर्तनों के गिरने की आवाजें आने लगीं, जो फातिमा जानबूझकर गिरा रही थीं। मीर कासिम बेचारे कभी मुल्ला को देखते, कभी फातिमा को। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कासिम भाई, मुल्ला ने मीर कासिम का हाथ पकड़कर कहा, आप ही इंसाफ कीजिए। क्या मेहमान के आने पर अच्छा खाना नहीं बनना चाहिए? और घर का बजट भी तो देखना चाहिए, फातिमा ने फौरन जवाब दिया। मीर कासिम बुरी तरह फंस गए। वह किसकी तरफदारी करते? यह नाटक पूरे दिन चला। दोपहर के खाने में उन्हें जली हुई रोटियां और बेस्वाद सालन मिला, क्योंकि लड़ाई के चक्कर में खाना ठीक से नहीं बन पाया। शाम की चाय में चीनी की जगह नमक मिला हुआ था। गुस्से में ध्यान नहीं रहा। मीर कासिम का दिन बहुत बुरा गुजरा। उन्हें न चैन से खाना मिला, न आराम। हर तरफ लड़ाई झगड़े का माहौल था। उन्हें अब यह घर जेल जैसा लगने लगा था। रात को जब वह अपने कमरे में सोने गए तो उन्होंने सुना कि मुल्ला और फातिमा फिर से लड़ रहे हैं, इस बार और भी जोर से। मैं कहती हूँ कल कासिम भाई को जाना ही होगा। मेरे भाई आ रहे हैं, उन्हें यह कमरा चाहिए, फातिमा चिल्ला रही थीं। नहीं, कासिम मेरे मेहमान हैं। वह जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। तुम्हारे भाई होटल में ठहर सकते हैं, मुल्ला जवाब दे रहे थे। मीर कासिम ने यह सुना तो उनके होश उड़ गए। क्या? कल मुझे जाना होगा? और यह लोग मेरे पीछे भी लड़ रहे हैं। उन्हें अब वाकई बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि वह मुल्ला और फातिमा पर बोझ बन गए हैं और उनकी वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मीर कासिम ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। उन्होंने एक छोटा सा खत मुल्ला के नाम छोड़ा, जिसमें लिखा था, प्यारे मुल्ला भाई और फातिमा भाभी, आपकी मेहमानवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे शहर में एक जरूरी काम याद आ गया है, इसलिए मुझे फौरन निकलना पड़ रहा है। आपकी लड़ाई झगड़े देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। उम्मीद है मेरे जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। आपका मीर कासिम। जब मुल्ला और फातिमा सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि मीर कासिम गायब हैं और दरवाजे पर खत रखा है। खत पढ़कर दोनों की हंसी छूट गई। उनकी तरकीब काम कर गई थी। देखा बेगम, मुल्ला ने हंसते हुए कहा, कभी कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। फातिमा भी मुस्कुरा रही थीं। लेकिन आपने तो कुछ ज्यादा ही टेढ़ी कर दी। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं कासिम भाई सचमुच हमें लड़ते हुए देखकर पुलिस न बुला लें। उस दिन घर में शांति थी। फातिमा ने मुल्ला की पसंद का खाना बनाया और दोनों ने चैन की सांस ली। कुछ दिनों बाद मुल्ला को मीर कासिम बाजार में मिले। मीर कासिम उन्हें देखकर थोड़ा झेंप गए। अरे कासिम भाई, आप तो बिना बताए ही चले गए, मुल्ला ने अनजान बनते हुए कहा। सब खैरियत तो है? मीर कासिम ने कहा, हाँ मुल्ला भाई, सब ठीक है। बस वो जरूरी काम आ गया था। और आपके घर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं था। मुल्ला ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, हाँ कासिम भाई, क्या बताऊं? आजकल फातिमा कुछ ज्यादा ही झगड़ालू हो गई हैं। हर छोटी छोटी बात पर लड़ने लगती हैं।
आपके जाने के बाद भी 2 दिन तक तो घर में महाभारत छिड़ी रही। मीर कासिम ने हमदर्दी से सिर हिलाया। बहुत अफसोस की बात है मुल्ला भाई। उम्मीद है जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। फिर मीर कासिम जल्दी से वहां से खिसक लिए, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं मुल्ला उन्हें फिर से अपने घर चलने का न्योता न दे दें। मुल्ला मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें पता था कि अब मीर कासिम जल्दी उनके घर का रुख नहीं करेंगे। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और थोड़े से पारिवारिक नाटक से उस मेहमान से छुटकारा पा लिया जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह किस्सा भी मुल्ला की हाजिर जवाबी और समस्याओं को अनोखे ढंग से सुलझाने की उनकी काबिलियत का एक और सबूत बन गया। और हाँ, इससे यह भी सीख मिली कि मेहमानवाजी अच्छी चीज है, पर अतिथि कब जाओगे वाली स्थिति आ जाए तो थोड़ा बहुत ड्रामा करने में कोई हर्ज नहीं। कहानी 2। शहर के काजी फखरुद्दीन साहब अपनी विद्वता, अपने कठोर न्याय और उससे भी ज्यादा अपने अड़ियल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनके दरबार में कोई उनसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं करता था और उनके फैसले पत्थर की लकीर माने जाते थे। उन्हें अपने ज्ञान और अपनी पदवी का बड़ा अभिमान था। वह मानते थे कि उनसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती और कानून की हर बारीकी उनकी उंगलियों पर नाचती है। एक सुबह काजी फखरुद्दीन के दरबार में एक अजीबोगरीब मामला पेश हुआ। शहर का एक धूर्त साहूकार हीराचंद मुल्ला नसीरुद्दीन पर 50 दीनार का कर्ज न चुकाने का आरोप लगाते हुए उन्हें घसीट लाया था। हीराचंद ने काजी के सामने झुककर कहा, हुजूर, इस मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुझसे 6 महीने पहले 50 दीनार उधार लिए थे, यह कहकर कि वह 1 हफ्ते में लौटा देगा। 6 महीने बीत गए और यह न तो पैसे लौटा रहा है, न ही कोई संतोषजनक जवाब दे रहा है। मेरे पास इसके दस्तखत किया हुआ कर्जनामा भी है। उसने एक पुराना मुड़ा तुड़ा कागज काजी के सामने पेश किया। काजी फखरुद्दीन ने कागज को गौर से देखा, फिर मुल्ला नसीरुद्दीन की ओर घूरा, जो हमेशा की तरह अपनी सादी सी पोशाक में चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान लिए शांत खड़े थे। मुल्ला नसीरुद्दीन, काजी ने अपनी भारी आवाज में कहा, क्या यह सच है कि तुमने इस साहूकार से 50 दीनार उधार लिए थे और अब तक नहीं लौटाए? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। हुजूर, जहां तक मुझे याद है बात कुछ और थी। लेकिन याददाश्त भी क्या चीज है, कभी धोखा भी दे जाती है। हीराचंद फौरन चीखा, देखिए हुजूर, यह अपनी बात से मुकर रहा है। यह सरासर झूठ बोल रहा है। इसके पास कोई जवाब नहीं है। काजी ने हथौड़ा मेज पर मारा। खामोश। मुल्ला, साफ साफ जवाब दो। क्या तुमने यह कर्ज लिया था? मुल्ला ने कहा, हुजूर, मैं यह तो नहीं कहता कि मैंने कर्ज नहीं लिया, पर मैं यह भी नहीं कहता कि मैंने कर्ज लिया। मामला थोड़ा पेचीदा है। दरबार में बैठे लोग कानाफूसी करने लगे। मुल्ला का यह गोलमोल जवाब किसी की समझ में नहीं आ रहा था। काजी फखरुद्दीन की त्योरियां चढ़ गईं। मुल्ला, यह पहेलियां बुझाने का वक्त नहीं है, काजी ने डांटा। या तो हाँ कहो या ना। मुल्ला ने गहरी सांस ली। हुजूर, न्याय की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। क्या मैं आपसे न्याय के एक ज्ञाता के तौर पर एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूं? शायद उससे यह गुत्थी सुलझाने में मदद मिले। काजी फखरुद्दीन को मुल्ला की यह गुस्ताखी पसंद नहीं आई, लेकिन उनकी जिज्ञासा भी जाग उठी। उन्होंने सोचा, देखें तो सही, यह अनपढ़ सा दिखने वाला मुल्ला क्या सवाल पूछता है। पूछो, उन्होंने रूखेपन से कहा। मुल्ला ने अदब से झुककर कहा, शुक्रिया हुजूर। मेरा सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को भूल जाए या उसे किसी घटना की सटीक याद न हो तो क्या इसका यह मतलब निकाला जा सकता है कि वह झूठ बोल रहा है या दोषी है?
काजी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, नहीं, सिर्फ भूल जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। मनुष्य का स्वभाव है भूलना। लेकिन अगर सबूत उसके खिलाफ हो तो बात और है। बहुत खूब हुजूर, मुल्ला ने कहा। अब मेरा दूसरा सवाल। मान लीजिए आप, जो इतने बड़े काजी हैं, इतने ज्ञानी हैं, जिनके सामने रोजाना सैकड़ों मामले आते हैं, क्या आपको अपने हर फैसले की, हर गवाह के हर बयान की, हर सबूत की बारीकियां हूबहू याद रहती हैं? मिसाल के तौर पर, क्या आप बता सकते हैं कि ठीक 1 साल पहले इसी तारीख को दोपहर के वक्त आपने किस मामले में क्या फैसला सुनाया था और उसके मुख्य गवाह कौन थे? काजी फखरुद्दीन अचकचा गए। यह कैसा बेतुका सवाल था। उन्हें सैकड़ों फैसले याद थे, पर हर एक की बारीकियां, और वह भी 1 साल पुरानी, ठीक ठीक याद रखना तो नामुमकिन था। यह तुम क्या पूछ रहे हो मुल्ला? काजी ने झुंझलाकर कहा। इतनी सारी बातें कैसे याद रह सकती हैं? मैं कोई हाफिजे की मशीन तो नहीं। बस यही तो मैं कहना चाहता था हुजूर। मुल्ला की आंखों में चमक आ गई। जब आप जैसे ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति को हर बात हूबहू याद नहीं रह सकती, तो मुझ जैसा साधारण इंसान जो रोजी रोटी की फिक्र में रहता है, उससे यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि उसे महीनों पुरानी हर छोटी बड़ी बात, हर लेन देन की पाई पाई याद रहे, खासकर जब मामला उतना सीधा न हो जितना यह साहूकार बता रहा है। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। काजी फखरुद्दीन का चेहरा लाल पड़ गया। उन्हें महसूस हुआ जैसे मुल्ला ने बड़ी चतुराई से उन्हें ही उनके अपने तर्क के जाल में फंसा लिया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उनसे इस तरह सवाल कर सकता है, और वह भी उनके अपने ही दरबार में। हीराचंद चिल्लाया, हुजूर, यह बातों में उलझा रहा है। इसके पास कर्जनामे पर दस्तखत हैं, यही सबसे बड़ा सबूत है। मुल्ला ने शांति से कहा, हुजूर, दस्तखत तो हैं, पर दस्तखत किस बात के लिए हैं, यह भी तो देखना होगा। साहूकार जी, क्या आप बताएंगे कि यह 50 दीनार मैंने आपसे किस एवज में लिए थे? हीराचंद ने अकड़कर कहा, तुमने कहा था कि तुम्हें अपने गधे के लिए नई काठी खरीदनी है। अच्छा, मुल्ला ने कहा। और वह काठी, क्या वह मैंने खरीदी? क्या आपने मुझे वह काठी खरीदते देखा? या वह गधा जिसके लिए काठी खरीदनी थी, क्या वह अब भी मेरे पास है? अब हीराचंद थोड़ा घबराया। मुझे क्या पता तुमने काठी खरीदी या नहीं। तुमने पैसे लिए थे, बस बात खत्म। मुल्ला ने काजी की ओर मुड़कर कहा, हुजूर, अब सुनिए असली कहानी। यह सच है कि मैंने साहूकार जी से 50 दीनार लेने की बात की थी। इन्होंने कहा था कि इनके पास एक शानदार ईरानी काठी है जो मेरे गधे के लिए एकदम सही रहेगी। मैंने कहा, ठीक है, अगर काठी पसंद आई तो 50 दीनार दे दूंगा। इन्होंने यह कर्जनामा पहले ही तैयार करवा लिया और मुझसे कहा कि दस्तखत कर दो, काठी पसंद आने पर यह लागू होगा, वरना फाड़ देंगे। मैं इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और दस्तखत कर दिए। मुल्ला ने आगे कहा, जब मैंने वह काठी देखी तो वह पुरानी और टूटी फूटी थी, मेरे गधे के लिए बिल्कुल बेकार। मैंने काठी लेने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा, कोई बात नहीं, कर्जनामा मैं फाड़ दूंगा। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और आज 6 महीने बाद यह मुझे अदालत में घसीट लाए हैं। हीराचंद चीखने लगा, झूठ, सरासर झूठ। इसने पैसे लिए थे। काजी फखरुद्दीन अब गहरी सोच में पड़ गए थे। मुल्ला की बात में दम लग रहा था। उन्होंने खुद ही स्वीकार किया था कि भूलना मानवीय स्वभाव है। और मुल्ला ने जिस तरह उन्हें ही उनके तर्क से घेरा था, उससे वह मुल्ला की बुद्धिमानी के कायल भी हो रहे थे। हालांकि ऊपरी तौर पर वह अपनी गंभीरता बनाए हुए थे। काजी ने हीराचंद से पूछा,
साहूकार, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जिसने मुल्ला को तुमसे पैसे लेते या काठी खरीदते देखा हो? हीराचंद के पास कोई गवाह नहीं था। वह अकेला ही मुल्ला से मिला था। वह हकलाने लगा, गवाह की क्या जरूरत है हुजूर? कर्जनामा ही सबसे बड़ा गवाह है। मुल्ला ने फिर काजी से कहा, हुजूर, आपने फरमाया था कि अगर सबूत खिलाफ हो तो बात और है। यहाँ सबूत के नाम पर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, जिसके पीछे की कहानी मैंने आपको बता दी। अब यह आप पर है कि आप किसकी बात पर यकीन करते हैं, एक लालची साहूकार की जो बिना सेवा दिए पैसे ऐंठना चाहता है, या मुझ गरीब की जो बस अपनी सच्चाई बयान कर रहा है। काजी फखरुद्दीन ने कुछ देर आंखें बंद करके सोचा। दरबार में सुई गिरने की भी आवाज सुनाई दे सकती थी। हर कोई काजी के फैसले का इंतजार कर रहा था। आज पहली बार काजी साहब खुद को एक अजीब सी कशमकश में पा रहे थे। मुल्ला ने न सिर्फ अपने बचाव का रास्ता निकाला था, बल्कि अनजाने में ही सही काजी को न्याय और मानवीय कमजोरियों के बारे में एक गहरा सबक भी सिखा दिया था। अंत में काजी फखरुद्दीन ने अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर अब वह पहले वाली सख्ती नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम्हारी बातों में चतुराई तो है। और साहूकार हीराचंद, तुम्हारे पास इस कर्जनामे के अलावा कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं है कि मुल्ला ने तुमसे पैसे लिए और किस एवज में लिए। सिर्फ एक दस्तखत किया हुआ कागज, जिसकी परिस्थितियों पर संदेह है, किसी को दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं है। काजी ने फैसला सुनाया, चूंकि इस मामले में पर्याप्त सबूतों का अभाव है और मुल्ला नसीरुद्दीन द्वारा बताई गई परिस्थितियां भी विचारणीय हैं, इसलिए अदालत मुल्ला नसीरुद्दीन को इस आरोप से बाइज्जत बरी करती है। हीराचंद का मुंह लटक गया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन काजी के चेहरे के भाव देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने झुककर काजी को सलाम किया। शुक्रिया हुजूर, आपने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दरबार में बैठे लोग मुल्ला की हाजिर जवाबी और काजी के न्याय की तारीफ करने लगे। जब मुल्ला दरबार से बाहर निकल रहे थे, तो काजी फखरुद्दीन ने उन्हें अपने पास बुलाया। मुल्ला, उन्होंने धीरे से कहा, आज तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण बात सिखाई। कभी कभी कानून की किताबें और पुराने फैसले ही सब कुछ नहीं होते। मानवीय पहलू और सामान्य बुद्धि का भी अपना महत्व होता है। और हाँ, किसी को कम आंकना भी ठीक नहीं। मुल्ला मुस्कुराए। हुजूर, मैंने तो बस वही कहा जो सच था। बाकी तो आपकी समझदारी और न्यायप्रियता है। उस दिन के बाद काजी फखरुद्दीन के स्वभाव में एक नरमी आ गई। वह फैसले सुनाते वक्त ज्यादा मानवीय और विचारशील हो गए। और शहर में यह किस्सा मशहूर हो गया कि कैसे मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई से न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि न्यायाधीश को ही एक पल के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया था, सवालों के कटघरे में, जहां उन्हें अपने ही सिद्धांतों और मानवीय सीमाओं का सामना करना पड़ा था। और इस तरह मुल्ला ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि और हाजिर जवाबी किसी भी पदवी या किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। कहानी 3। बादशाह सलामत अपने आलीशान महल के झरोखे से बाहर देख रहे थे। सुबह की सुनहरी धूप बाग के फूलों पर पड़कर उन्हें और भी खूबसूरत बना रही थी, लेकिन बादशाह का मन उदास था। उन्हें लग रहा था जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में कोई नयापन नहीं रहा। वही दरबारी, वही फैसले, वही चापलूसी। उन्हें किसी ऐसी चीज की तलब हो रही थी जो उनके दिमाग को झकझोर दे, कुछ ऐसा जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। अचानक उन्हें मुल्ला नसीरुद्दीन का ख्याल आया। मुल्ला अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमानी और कभी कभी अपनी बेवकूफ़ी भरी हरकतों के लिए पूरे शहर में मशहूर थे।
बादशाह ने कई बार उनकी चतुराई के किस्से सुने थे और खुद भी उनके कायल थे। फौरन मुल्ला नसीरुद्दीन को हमारे सामने पेश किया जाए, बादशाह ने अपने खास वजीर को हुक्म दिया। कुछ ही देर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चिरपरिचित सादगी और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बादशाह के सामने हाजिर हुए। उन्होंने झुककर आदाब किया। बादशाह ने उन्हें बैठने का इशारा किया और बोले, मुल्ला, हमने सुना है तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब होता है, हर मुश्किल का हल। मुल्ला ने विनम्रता से कहा, हुजूर, यह तो आपकी ज़रानवाज़ी है। मैं तो एक अदना सा इंसान हूँ, बस अल्लाह की मेहरबानी से कभी कभी कुछ सूझ जाता है। बादशाह मुस्कुराए। अच्छा मुल्ला, तो आज हम तुम्हारी इसी सूझबूझ की परीक्षा लेना चाहते हैं। हमारे ज़हन में एक सवाल है जो हमें कई दिनों से परेशान कर रहा है। अगर तुमने इसका सही जवाब दे दिया तो हम तुम्हें मालामाल कर देंगे, और अगर नहीं दे पाए। बादशाह ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, पर उनकी आंखों की चमक मुल्ला को खतरे का अंदेशा दे गई। मुल्ला ने अपनी गर्दन थोड़ी झुकाई। हुजूर, सवाल पेश किया जाए। मैं अपनी कम अक्ल से जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। बादशाह थोड़ी देर खामोश रहे, जैसे अपने सवाल को और रहस्यमय बना रहे हों। फिर उन्होंने अपनी भारी आवाज में पूछा, मुल्ला, हमें बताओ, इस पूरी दुनिया में, इस कायनात में सबसे ज्यादा खुश इंसान कौन है और क्यों? और सिर्फ बताना ही काफी नहीं होगा। अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो तुम्हें उस इंसान को हमारे सामने पेश भी करना होगा। सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर और दूसरे दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह कैसा सवाल था? दुनिया का सबसे खुश इंसान, उसे ढूंढना और फिर बादशाह के सामने पेश करना, यह तो नामुमकिन सा काम था। कईयों के मन में तो मुल्ला के लिए हमदर्दी भी जाग उठी। उन्हें लगा, आज मुल्ला बुरी तरह फंस गए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बादशाह का सवाल ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, बस उनकी मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई, जैसे उन्हें इसमें कोई चुनौती नहीं बल्कि एक मजेदार खेल नजर आ रहा हो। उन्होंने कुछ पल सोचा, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और फिर बोले, आलमपनाह, सवाल तो वाकई बहुत दिलचस्प है। दुनिया का सबसे खुश इंसान और उसे आपके सामने पेश करना। हम, बादशाह ने अधीरता से कहा, हम नहीं मुल्ला। जवाब दो, क्या तुम यह कर सकते हो? मुल्ला ने कहा, जहां पनाह, यह काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। खुश इंसान को ढूंढने के लिए मुझे शहर शहर, गांव गांव घूमना पड़ सकता है। लोगों से मिलना जुलना पड़ सकता है। कितना वक्त? बादशाह ने पूछा। उनकी आवाज में अब भी संदेह था। हुजूर, बस 7 दिन की मोहलत दे दीजिए। 7वें दिन मैं या तो उस सबसे खुश इंसान के साथ आपके दरबार में हाजिर होऊंगा या फिर अपनी हार कबूल कर लूंगा, मुल्ला ने आत्मविश्वास से कहा। बादशाह को मुल्ला का आत्मविश्वास देखकर थोड़ी हैरानी हुई, पर उन्हें यह चुनौती स्वीकार करने में मजा आ रहा था। ठीक है मुल्ला, हम तुम्हें 7 दिन का वक्त देते हैं। लेकिन याद रखना, अगर तुम नाकाम हुए तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। जो हुक्म जहां पनाह, कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार से रुखसत हो गए। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या मुल्ला पागल हो गए हैं? यह नामुमकिन काम है। बादशाह ने उन्हें जानबूझकर फंसाया है। मुल्ला जब अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उन्हें परेशान देखा। पूछने पर मुल्ला ने सारी बात बताई। उनकी पत्नी भी चिंता में पड़ गईं। यह आपने क्या मुसीबत मोल ले ली? अब आप 7 दिन में दुनिया के सबसे खुश इंसान को कहां से ढूंढ कर लाएंगे? मुल्ला मुस्कुराए, अरे बेगम, परेशान क्यों होती हो? अल्लाह ने अक्ल दी है,
कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। तुम बस दुआ करो। अगले दिन सुबह होते ही मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी खोज पर निकल पड़े। पहले दिन वह शहर के सबसे अमीर सेठ के पास गए। सेठ अपने आलीशान महल जैसे घर में सोने चांदी के ढेर पर बैठा था। उसके नौकर चाकर हर पल उसकी सेवा में हाजिर थे। मुल्ला ने सोचा, शायद यही है वह खुश इंसान। मुल्ला ने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या आप दुनिया के सबसे खुश इंसान हैं? सेठ ने एक ठंडी आह भरी, खुश? मुल्ला जी, क्या बात करते हैं? इतनी दौलत है पर रात को नींद नहीं आती। चोर डाकुओं का डर, व्यापार में नुकसान का खौफ, रिश्तेदारों की जलन। कल ही मेरे एक जहाज के डूबने की खबर आई है। लाखों का नुकसान हो गया। कहाँ की खुशी? सेठ अपने दुखों का रोना रोने लगा। मुल्ला समझ गए कि यह आदमी खुश नहीं है। वह वहां से आगे बढ़ गए। दूसरे दिन वह शहर के सबसे बड़े आलिम विद्वान के पास पहुंचे। आलिम साहब किताबों के ढेर में दबे बैठे थे। उनकी आंखों पर मोटा चश्मा था। मुल्ला ने उनसे भी वही सवाल किया। आलिम साहब ने चश्मा उतारकर कहा, मुल्ला, ज्ञान का सागर अथाह है। मैं जितना पढ़ता हूं उतना ही अपनी अज्ञानता का एहसास होता है। यह चिंता मुझे हमेशा घेरे रहती है कि कहीं कोई मुझसे ज्यादा जानने वाला न निकल आए। फिर यह भी डर कि मेरी लिखी किताबें लोग पसंद करेंगे या नहीं। मेरे शागिर्द मेरी बात ठीक से समझ पा रहे हैं या नहीं। सुकून कहाँ है, मुल्ला? मुल्ला ने देखा कि ज्ञान का बोझ भी इंसान को खुश नहीं रहने देता। तीसरे दिन मुल्ला एक बहादुर सिपहसालार के पास गए जिसने कई जंगें जीती थीं। उसका सीना तमगों से भरा था। मुल्ला ने उससे पूछा, जनाब, आप तो बड़े बहादुर हैं, इतनी फतह हासिल की हैं। क्या आप दुनिया के सबसे खुश इंसान हैं? सिपहसालार ने अपनी तलवार पर हाथ फेरते हुए कहा, खुशी? हाँ, जब जंग जीतता हूं तो खुशी होती है। लेकिन वह खुशी चंद पलों की होती है। फिर अगली जंग की चिंता, दुश्मन के नए षड्यंत्रों का डर, बादशाह की नाराजगी का खौफ। हर पल जान हथेली पर लिए घूमता हूं। बीवी बच्चों से दूर रहता हूं। इसे खुशी कहते हैं क्या? मुल्ला को वहां भी निराशा हाथ लगी। चौथे दिन मुल्ला एक खूबसूरत नर्तकी के पास गए जिसकी कला के दीवाने दूर दूर तक थे। जब वह नाचती थी तो लोग सब कुछ भूल जाते थे। मुल्ला ने सोचा, जो दूसरों को इतनी खुशी देती है वह खुद तो खुश होगी ही। लेकिन नर्तकी ने उदास होकर कहा, मुल्ला जी, यह चमकदमक सब दिखावा है। हर रोज सज संवर कर मुस्कुराते हुए लोगों का मनोरंजन करना पड़ता है, चाहे दिल में कितना भी दर्द क्यों न हो। उम्र ढलने का डर, नई और जवान नर्तकियों से मुकाबला और लोगों की बदलती पसंद, यह सब मिलकर मेरी रातों की नींद उड़ा देते हैं। पांचवें दिन मुल्ला थक हार कर एक बाग में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्हें लगने लगा था कि शायद वह यह काम नहीं कर पाएंगे। बादशाह की सजा का ख्याल उनके मन में घूमने लगा। तभी उनकी नजर एक किसान पर पड़ी जो अपने खेत में काम कर रहा था। वह पसीने से लथपथ था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और होठों पर गुनगुनाहट थी। मुल्ला उसके पास गए और पूछा, भाई, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, धूप में तप रहे हो, फिर भी इतने शांत और प्रसन्न लग रहे हो। क्या तुम खुश हो? किसान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मुल्ला जी, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह का दिया सब कुछ है। 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, तन ढकने को कपड़ा है और रात को चैन की नींद आती है। अपनी मेहनत की कमाई खाता हूँ, किसी का कर्जदार नहीं। मेरे बीवी बच्चे स्वस्थ हैं। और क्या चाहिए खुशी के लिए? मुल्ला को किसान की बातों में सच्चाई लगी।
उन्होंने पूछा, तो क्या तुम दुनिया के सबसे खुश इंसान हो? किसान हंसा, मुल्ला जी, यह तो मैं नहीं कह सकता। दुनिया बहुत बड़ी है और मुझसे भी ज्यादा खुश लोग होंगे। मैं तो बस अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हूं। मुल्ला को लगा कि वह करीब पहुंच रहे हैं, पर यह अभी भी सबसे खुश इंसान नहीं था। किसान अपनी खुशी में संतुष्ट था, पर उसमें वह निरपेक्ष खुशी नहीं थी जिसकी तलाश मुल्ला को थी। छठा दिन भी गुजर गया। मुल्ला निराश होने लगे थे। वह शहर की गलियों में भटक रहे थे, उनका मन भारी था। उन्हें लग रहा था कि बादशाह के सामने उनकी फजीहत होने वाली है। सातवें दिन की सुबह हुई। आज उन्हें बादशाह के दरबार में हाजिर होना था। मुल्ला का दिल बैठा जा रहा था। वह सोच रहे थे कि क्या बहाना बनाएं। तभी जब वह एक तंग गली से गुजर रहे थे, उन्हें किसी के जोर जोर से हंसने और गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज एक झोंपड़ीनुमा घर से आ रही थी। मुल्ला ने उत्सुकतावश दरवाजे की दरार से झांका। अंदर एक आदमी बैठा था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, बाल बिखरे हुए। उसके पास कोई सामान नहीं था, बस एक मिट्टी का टूटा हुआ प्याला रखा था। वह आदमी अपने ही ख्यालों में मगन जोर जोर से कहखे लगा रहा था और कोई बेसिर पैर का गाना गुनगुना रहा था। उसके चेहरे पर अद्भुत मस्ती और बेफिक्री थी। मुल्ला ने दरवाजा खटखटाया। वह आदमी उसी मस्ती में बोला, कौन है भाई? अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है, जैसे मेरी किस्मत। मुल्ला अंदर गए। उन्होंने उस आदमी को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे दुनिया की किसी चीज की परवाह न हो। मुल्ला ने पूछा, जनाब, आप इतने खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? वह आदमी हंसा, खुश? अरे मैं तो हमेशा खुश रहता हूं। मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो डर किस बात का? न चोरी का डर, न नुकसान की चिंता। जो मिल गया खा लिया, जहां जगह मिली सो लिया। कोई उम्मीद नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं। बस आज मैं जीता हूं और हर पल का मजा लेता हूं। मुल्ला की आंखें चमक उठीं। उन्हें लगा शायद यही है वह इंसान जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम सच में इतने खुश हो कि तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती? उस आदमी ने फिर एक जोरदार कहकहा लगाया, कमी? अरे भाई, कमी तो तब महसूस होती है जब कुछ पाने की चाह हो। मेरे पास न कुछ था, न कुछ है, और न ही कुछ पाने की इच्छा है। मैं तो आजाद पंछी की तरह हूं, अपनी ही धुन में मगन। मुल्ला को अपना जवाब मिल गया था। उन्होंने उस आदमी से कहा, भाई, क्या तुम मेरे साथ बादशाह सलामत के दरबार तक चलोगे? उन्होंने दुनिया के सबसे खुश इंसान को देखने की ख्वाहिश जाहिर की है। वह आदमी बोला, बादशाह? मैं और बादशाह का दरबार? चलो यह भी देख लेते हैं। वैसे भी आज कोई और काम तो है नहीं। मुल्ला उस आदमी को लेकर बादशाह के दरबार की ओर चल पड़े। रास्ते में लोग उन्हें हैरत से देख रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके साथ एक ऐसा आदमी जो देखने में बिल्कुल फकीर लग रहा था। जब वे दरबार में पहुंचे तो बादशाह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सारे दरबारी मुल्ला का इंतजार कर रहे थे। कईयों के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। मुल्ला ने झुककर आदाब किया और बोले, आलमपनाह, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं दुनिया के सबसे खुश इंसान को आपके सामने पेश करने के लिए हाजिर हूं। बादशाह ने उस फटेहाल आदमी को देखा और उनकी त्योरियां चढ़ गईं। मुल्ला, यह क्या मजाक है? क्या यह है तुम्हारी नजर में दुनिया का सबसे खुश इंसान? इसके तो तन पर ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। दरबार में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन शांत रहे। उन्होंने कहा, जहां पनाह,
आपने दुनिया का सबसे खुश इंसान मांगा था, सबसे अमीर या सबसे सजेधजे इंसान को नहीं। आप खुद इनसे पूछ लीजिए। बादशाह ने उस आदमी से पूछा, ऐ शख्स, क्या तुम वाकई दुनिया के सबसे खुश इंसान हो? वह आदमी खिलखिलाकर हंसा, हुजूर, मैं खुश हूं या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता, पर मुझे किसी बात का कोई गम नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मुझे कुछ खोने का डर भी नहीं है। बादशाह कुछ सोचने लगे। उन्होंने कहा, मुल्ला, तुमने कहा था कि तुम यह भी बताओगे कि यह क्यों सबसे खुश है, और इसका सबूत भी दोगे। मुल्ला ने कहा, आलम पनाह, यह इंसान इसलिए सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि इसके पास कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई डर नहीं है। यह वर्तमान में जीता है। जिसके पास कोई चाह नहीं, वही सबसे ज्यादा आजाद और सुखी है। और सबूत? बादशाह ने पूछा। अब भी उनकी आवाज में संदेह था। मान लो, अगर यह इतना ही खुश और बेपरवाह है, तो इसके पास तो कोई बेशकीमती चीज होनी चाहिए जो इसकी खुशी का राज हो, जैसे कोई जादुई ताबीज या कोई खास पोशाक। मुल्ला मुस्कुराए। हुजूर, आपने बिल्कुल सही फरमाया। कहते हैं, जो इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा खुश होता है, उसकी कमीज भी खुशी से भरी होती है। आप चाहें तो इस आदमी की कमीज उतरवाकर देख सकते हैं। शायद उसमें आपको खुशी का राज मिल जाए। बादशाह को यह बात कुछ जंची। उन्होंने हुक्म दिया, इस आदमी की कमीज उतारी जाए। 2 सिपाही आगे बढ़े और उस आदमी की ओर लपके। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके फटे पुराने कुर्ते को पकड़ना चाहा, वह आदमी और जोर से हंसने लगा। कमीज? हुजूर, मेरे पास तो कोई कमीज है ही नहीं पहनने को। और यह कहकर उसने अपना फटा हुआ कुर्ता ऊपर उठाया। अंदर उसने कुछ नहीं पहना हुआ था। पूरा दरबार सन्न रह गया। बादशाह भी अवाक रह गए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हाथ जोड़कर कहा, देखा हुजूर, यह इतना खुश है, इतना बेपरवाह है कि इसे तन ढकने के लिए एक अदद कमीज की भी जरूरत महसूस नहीं होती, न ही उसके न होने का इसे कोई मलाल है। जिसके पास इच्छाएं ही नहीं, अभाव का एहसास कैसे होगा? और जिसे अभाव का एहसास नहीं, वही तो परम सुखी है। बादशाह सलामत मुल्ला की बुद्धिमानी और उनके नजरिए के कायल हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि खुशी बाहरी चीजों, धन दौलत या पद प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि मन की अवस्था में होती है, संतोष में होती है, और इच्छाओं के अभाव में होती है। उन्होंने उस फकीरनुमा आदमी को कुछ इनाम देना चाहा, पर उसने हंसते हुए मना कर दिया, हुजूर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी दुआ ही काफी है। बादशाह ने मुल्ला नसीरुद्दीन को गले लगा लिया। मुल्ला, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुमने न सिर्फ हमारे अजीब सवाल का जवाब दिया, बल्कि हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया। तुम वाकई बुद्धिमान हो। बादशाह ने मुल्ला को ढेरों इनाम और अशर्फियां दी। मुल्ला नसीरुद्दीन इनाम लेकर खुशी खुशी अपने घर लौटे। उनकी पत्नी ने जब इतने सारे इनाम देखे तो हैरान रह गईं। मुल्ला ने पूरी कहानी सुनाई। उस दिन के बाद बादशाह के मन से वह उदासी जाती रही। वह समझ गए थे कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे ढूंढा जाए, बल्कि वह तो अपने अंदर ही मौजूद होती है, बस उसे पहचानने और महसूस करने की जरूरत होती है। और मुल्ला नसीरुद्दीन की धाक पूरे शहर में एक बार फिर कायम हो गई थी, एक ऐसे अक्लमंद के तौर पर जो सबसे मुश्किल और अजीब सवालों का भी सबसे सरल और गहरा जवाब दे सकता था। कहानी 4। धूप अपने सुनहरेपन से थोड़ा केसरिया रंग में ढल रही थी और हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से आंगन में खजूर के पेड़ की छांव में आराम कुर्सी पर बैठे ऊँघ रहे थे, जब दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई।
मुल्ला हड़बड़ाकर उठे, अपनी अस्तव्यस्त पगड़ी को ठीक किया और दरवाजे की ओर लपके। कौन है भाई? इस वक्त उन्होंने दरवाजा खोलते हुए पूछा। सामने एक लंबा चौड़ा रोबीला व्यक्ति खड़ा था, जिसके चेहरे पर विद्वता और सफर की थकान दोनों झलक रही थीं। उसने शानदार रेशमी अचकन पहन रखी थी और उसकी पगड़ी भी बड़ी सलीके से बंधी हुई थी। क्या मुल्ला नसीरुद्दीन का मकान यही है? उस अजनबी ने भारी आवाज में पूछा। मुल्ला ने गौर से उसे देखा। जी हाँ, मैं ही नसीरुद्दीन हूँ। फरमाइए, कैसे आना हुआ? मेरा नाम काजी इफ्तिखार है, अजनबी ने अपना परिचय दिया। मैं पड़ोसी शहर से आया हूँ। सुना है आप बड़े दानिशमंद और मेहमानवाज हैं। आज रात आपके यहाँ पनाह मिल सकती है। काजी का नाम सुनकर मुल्ला थोड़े सकपकाए, लेकिन मेहमानवाजी का सवाल था और मुल्ला अपनी मेहमानवाजी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे, चाहे जेब इजाजत दे या न दे। अरे काजी साहब, ये भी कोई पूछने की बात है? ये घर आपका ही है। अंदर तशरीफ लाइए। मुल्ला ने पूरे उत्साह से काजी का स्वागत किया और उन्हें अंदर ले आए। आंगन में चटाई बिछाकर काजी साहब को बिठाया गया। मुल्ला की पत्नी फातिमा, जो रसोई से यह सब देख सुन रही थीं, माथे पर बल डाले बाहर आईं। उन्हें मुल्ला की यह फिजूल की मेहमानवाजी कभी पसंद नहीं आती थी, खासकर जब घर में राशन का टोटा हो। सुनती हो बेगम? मुल्ला ने ऊंची आवाज में कहा, ताकि काजी साहब भी सुन लें। हमारे घर आज बहुत बड़े मेहमान आए हैं, काजी इफ्तिखार साहब। इनके लिए आज रात का खाना ऐसा बनना चाहिए कि इन्हें भी याद रहे कि नसीरुद्दीन के घर दावत खाई थी। फातिमा ने औपचारिक रूप से काजी को सलाम किया और फिर मुल्ला को घूरती हुई रसोई में चली गईं। मुल्ला उनके पीछे पीछे गए। अरे क्या हुआ? मुंह क्यों लटका रखा है? मुल्ला ने धीमे स्वर में पूछा। आपको पता है घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा और जरा सी दाल बची है, फातिमा ने फुसफुसाते हुए कहा। और आप हैं कि काजी साहब के लिए शाही दावत का ऐलान कर रहे हैं। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। अरे बेगम, मेहमान भगवान का रूप होता है। और काजी साहब तो वैसे भी इतने बड़े आदमी हैं। तुम बस रोटियां बनाओ, बाकी सब अल्लाह मालिक है। फातिमा ने गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि अब बहस करने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने बचा खुचा आटा निकाला और रोटियां बेलना शुरू कर दिया। मुल्ला वापस आंगन में आकर काजी साहब से गपशप में लग गए। वह उन्हें अपने मनगढ़ंत किस्से और शेखी बघारने लगे। काजी साहब भी हुआ करते रहे, हालांकि उनकी नजरें बार बार रसोई की तरफ उठ जाती थीं, जहां से रोटियों की सोंधी सोंधी खुशबू आ रही थी। थोड़ी देर में फातिमा पहली खेप की 4 गर्मागर्म रोटियां और दाल का कटोरा लेकर आईं। मुल्ला ने बड़े अदब से रोटियां काजी साहब के सामने रखीं। शुरू कीजिए काजी साहब, शुरू कीजिए, मुल्ला ने आग्रह किया। काजी साहब, जो शायद दिन भर के भूखे थे, रोटियों पर टूट पड़े। मुल्ला ने अपनी एक रोटी तोड़ी ही थी कि देखा, काजी साहब 2 रोटियां सफाचट कर चुके थे। माशाअल्लाह काजी साहब, आपकी भूख तो अच्छी है, मुल्ला ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, जबकि उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं। जी हाँ मुल्ला जी, सफर की थकान और आपकी मेहमानवाजी की खुशबू ने भूख और बढ़ा दी, काजी साहब ने तीसरी रोटी उठाते हुए कहा। मुल्ला ने जल्दी से अपनी आधी रोटी खाई और फातिमा को और रोटियां लाने का इशारा किया। फातिमा ने और 4 रोटियां लाकर रखीं। मुल्ला ने सोचा, चलो अब तो आराम से खाएंगे। लेकिन यह क्या? काजी साहब ने उन 4 रोटियों को भी पलक झपकते गायब कर दिया। अब तक वह 6 रोटियां खा चुके थे और मुल्ला के हिस्से में सिर्फ आधी रोटी आई थी। मुल्ला का पेट भूख से कुलबुला रहा था,
लेकिन मेहमान के सामने अपनी भूख जाहिर करना उन्हें गवारा न था। उन्होंने फिर फातिमा की ओर देखा। फातिमा ने इस बार सिर्फ 3 रोटियां लाकर दी और उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। काजी साहब, और लीजिए, मुल्ला ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। काजी साहब ने वे 3 रोटियां भी बड़े चाव से खाईं। अब कुल 9 रोटियां उनके पेट में जा चुकी थीं। मुल्ला का हलक सूखने लगा था। उन्होंने सोचा, या अल्लाह, ये काजी हैं या रोटियों के दुश्मन? कहीं पूरे मोहल्ले का आटा तो नहीं खा जाएंगे? बेगम, और रोटियां हैं क्या? मुल्ला ने रसोई की तरफ मुंह करके पूछा। उनकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। फातिमा बाहर आईं, उनके हाथ खाली थे। जितना आटा था सब खत्म हो गया। ये आखिरी 2 रोटियां बची हैं। उन्होंने 2 रोटियां लाकर रखीं, एक मुल्ला के लिए, एक अपने लिए। मुल्ला ने काजी साहब की तरफ देखा। काजी साहब अब भी ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी भूख मिटी ही न हो। मुल्ला धर्मसंकट में पड़ गए। अगर वह अपनी रोटी खाते हैं तो मेहमान भूखा रह जाएगा, और अगर काजी को देते हैं तो खुद भूखे रह जाएंगे। काजी साहब, मुल्ला ने बड़ी हिम्मत करके कहा, आप ये रोटी भी ले लीजिए, हम तो बाद में खा लेंगे। काजी साहब ने बिना किसी झिझक के वह रोटी भी उठा ली और मजे से खाने लगे। अब 11 रोटियां उनके पेट में थीं। मुल्ला की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फातिमा गुस्से से पैर पटकती हुई अंदर चली गईं। मुल्ला का पेट बुरी तरह गुड़गुड़ा रहा था। उन्होंने सोचा, इतनी मेहमानवाजी तो मैंने ख्वाब में भी नहीं की थी। ये काजी साहब तो मेरी इज्जत के साथ साथ मेरे घर का सारा राशन भी लूट लेंगे। काजी साहब ने डकार ली। वाह मुल्ला जी, खाना तो वाकई लजीज था। खासकर आपकी रोटियां बहुत नरम और स्वादिष्ट थीं। शुक्रिया काजी साहब, मुल्ला ने सूखे गले से कहा। क्या क्या आपकी भूख मिट गई? काजी साहब ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, अब कुछ तसल्ली हुई है। वैसे अगर 2-4 रोटियां और होती तो मजा आ जाता। मुल्ला को लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। 2-4 और उन्होंने मन ही मन कहा। यहां तो एक दाना भी नहीं बचा। तभी अचानक आंगन के कोने से एक हल्की सी म्याऊं की आवाज आई। मुल्ला ने चौंक कर उधर देखा। कोने में अंधेरे में 2 आंखें चमक रही थीं। यह उनकी बिल्ली शेरू थी, जो अक्सर घर से गायब रहती थी और शिकार पर निकल जाती थी। आज वह शायद जल्दी लौट आई थी। लेकिन अगले ही पल जो मुल्ला ने देखा, उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शेरू के मुंह में रोटी का एक बड़ा टुकड़ा दबा हुआ था और वह उसे मजे से कुतर रही थी। और उसके आसपास जमीन पर रोटियों के कई छोटे बड़े टुकड़े और चूरा बिखरा पड़ा था। मुल्ला को सारा माजरा समझते देर न लगी। जब भी फातिमा रोटियां लाकर रखती थीं और मुल्ला या काजी साहब का ध्यान बातों में होता था, शेरू दबे पाव आती, एक आध रोटी खींचकर कोने में ले जाती और उसका लुत्फ उठाती। काजी साहब अपनी भूख और बातों में इतने मगन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला, और मुल्ला अपनी चिंता और काजी पर शक करने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। मुल्ला को पहले तो खुद पर और फिर बिल्ली पर बेतहाशा गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्हें हंसी आ गई। वह जोर जोर से हंसने लगे। काजी साहब और फातिमा, जो मुल्ला की हंसी सुनकर बाहर आ गई थीं, हैरत से उन्हें देखने लगे। क्या हुआ मुल्ला जी, आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? काजी साहब ने पूछा। मुल्ला ने हंसते हंसते बिल्ली की तरफ इशारा किया। काजी साहब, देखिए, हमारी आधी रोटियों की चोर तो यह मोहतरमा है। सबने जब बिल्ली को रोटियों के साथ देखा तो पहले तो हैरान हुए, फिर सबको हंसी आ गई। काजी साहब भी खिलखिलाकर हंस पड़े। तो यह बात थी, काजी साहब ने कहा।
मैं तो समझ रहा था कि या तो आपकी बेगम बहुत थोड़ी थोड़ी रोटियां बना रही हैं या फिर मेरी ही भूख आज आसमान छू रही है। फातिमा भी मुस्कुरा दी। उनका गुस्सा अब काफूर हो चुका था। मुल्ला ने कहा, काजी साहब, कसूर आपका नहीं, मेरा भी नहीं, और बेगम का भी नहीं। सारा कसूर इस पेटू बिल्ली का है जिसने हमारी मेहमानवाजी में खलल डाल दिया और मुझे खामख्वाह परेशान किया। फिर मुल्ला ने फातिमा से कहा, बेगम, अब तो सचमुच आटा खत्म हो गया है। जाओ पड़ोस से थोड़ा आटा उधार ले आओ। काजी साहब हमारे मेहमान हैं, भूखे तो नहीं सोएंगे। और हाँ, इस बार रोटियां बनाते वक्त शेरू को रसोई से दूर रखना। फातिमा मुस्कुराती हुई आटा लेने चली गईं। काजी साहब भी अब निश्चिंत होकर मुल्ला से बातें करने लगे। थोड़ी देर में और गर्मागर्म रोटियां आईं और इस बार सबने पेट भरकर खाना खाया, सिवाय शेरू के, जिसे फातिमा ने डांटकर भगा दिया था। उस रात जब काजी साहब सो गए तो मुल्ला ने फातिमा से कहा, देखा बेगम, मेहमानवाजी का फल मीठा होता है। अगर आज हम काजी साहब को भूखा सुला देते तो कितनी बेइज्जती होती। और सच तो यह है कि बिल्ली ने हमारी मदद ही की, वरना काजी साहब की भूख देखकर तो मेरा दिल ही बैठ गया था। फातिमा ने कहा, पर आटा तो उधार का है, उसे भी तो लौटाना पड़ेगा। मुल्ला ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अल्लाह मालिक है बेगम। जिसने आज मेहमान भेजा है वह कल राशन का इंतजाम भी कर देगा। और इसी यकीन के साथ मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी मेहमानवाजी और गायब होती रोटियों के मजेदार किस्से को याद करते हुए सुकून की नींद सो गए। अगले दिन काजी साहब ने मुल्ला की मेहमानवाजी और हाजिर जवाबी से खुश होकर उन्हें कुछ इनाम भी दिया, जिससे उधार का आटा चुकाने के बाद भी घर में कुछ दिनों के राशन का इंतजाम हो गया। शेरू भी अगले दिन ऐसे मासूमियत से घूमने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन मुल्ला जब भी उसे देखते उन्हें रोटियों का गायब होना और काजी साहब का चेहरा याद आकर हंसी आ जाती। कहानी 5। मुल्ला नसीरुद्दीन के पड़ोस में एक सज्जन रहते थे जिनका नाम था जमाल। जमाल वैसे तो दिल के बुरे नहीं थे, लेकिन उनकी एक आदत ने पूरे मोहल्ले को और खासकर मुल्ला नसीरुद्दीन को परेशान कर रखा था। वह आदत थी उधार मांगना। जमाल को हर दूसरे दिन किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ जाती थी और वह सीधे मुल्ला के दरवाजे पर आ धमकते थे। कभी उन्हें थोड़ी सी चीनी चाहिए होती तो कभी नमक, कभी आटे की कमी पड़ जाती तो कभी तेल खत्म हो जाता। और हद तो तब हो जाती जब वह मुल्ला से पैसे उधार मांगने लगते, यह कहकर कि बस कल ही लौटा दूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी दरियादिली के लिए मशहूर थे। वह किसी को मना नहीं कर पाते थे, खासकर जब कोई पड़ोसी मदद के लिए आए। लेकिन जमाल की रोज रोज की उधारी ने उन्हें भी तंग कर दिया था। मुल्ला की पत्नी फातिमा तो जमाल का नाम सुनते ही नाक भौं सिकोड़ने लगती थीं। आज फिर वह जमाल आ धमकेगा, देखना। फातिमा अक्सर सुबह ही भविष्यवाणी कर देती और उनकी भविष्यवाणी सच भी हो जाती। एक सुबह मुल्ला अपने आंगन में धूप सेंक रहे थे और अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहे थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मुल्ला ने गहरी सांस ली, उन्हें पता था कौन होगा। कौन है? मुल्ला ने बिना उठे पूछा। अरे मुल्ला भाई, मैं हूँ, जमाल, बाहर से चिरपरिचित आवाज आई। मुल्ला ने मन ही मन कहा, लो आ गए। उन्होंने दरवाजा खोला। जमाल हमेशा की तरह चेहरे पर एक बेचारगी भरी मुस्कान लिए खड़े थे। सलाम मुल्ला भाई, जमाल ने कहा। वो जरा, आज घर में मेहमान आने वाले हैं और चीनी बिल्कुल खत्म हो गई है। क्या एक प्याला चीनी मिल जाएगी? कल बाजार से लाकर लौटा दूंगा। मुल्ला ने फातिमा की तरफ देखा जो रसोई के दरवाजे पर खड़ी घूर रही थीं। मुल्ला ने मुस्कुराने की कोशिश की। अरे जमाल भाई, चीनी ही तो है।
ले जाइए। मेहमानों की खातिरदारी में कमी नहीं होनी चाहिए। मुल्ला ने फातिमा को इशारा किया और फातिमा ने अनिच्छा से एक प्याला चीनी लाकर जमाल को दे दी। जमाल धन्यवाद कहकर चले गए। यह कल कभी नहीं आएगा, फातिमा ने बड़बड़ाते हुए कहा। घर का सारा राशन तो यही ले जाते हैं। मुल्ला ने कहा, अरे बेगम, पड़ोसी हैं। जरूरत में काम आना ही तो इंसानियत है। लेकिन यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अगले दिन जमाल को नमक की जरूरत पड़ी, उसके अगले दिन प्याज की, और फिर एक दिन वह 10 दीनार उधार मांगने आ गए, यह कहकर कि उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। मुल्ला ने पैसे दे दिए, हालांकि उन्हें पता था कि ये पैसे भी वापस नहीं आने वाले। मुल्ला अब सचमुच परेशान रहने लगे थे। वह जमाल को सीधे सीधे मना भी नहीं कर पा रहे थे और उसकी मांगे पूरी करते करते खुद तंगहाली की कगार पर पहुंच रहे थे। उन्हें कोई ऐसा तरीका सोचना था जिससे जमाल को उसकी आदत का एहसास भी हो जाए और बुरा भी न लगे। एक दिन मुल्ला बाजार से एक नया खूबसूरत ईरानी कालीन खरीद कर लाए। वह बहुत दिनों से ऐसा कालीन खरीदने की सोच रहे थे। उन्होंने बड़े चाव से उसे अपने बैठक खाने में बिछाया। कालीन इतना नरम और रंगीन था कि पूरे कमरे की रौनक बढ़ गई थी। शाम को जब मुल्ला और फातिमा कालीन की खूबसूरती निहार रहे थे, दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। लगता है जमाल भाई को हमारे नए कालीन की खुशबू आ गई, फातिमा ने व्यंग्य से कहा। मुल्ला ने दरवाजा खोला। सामने जमाल खड़े थे, उनकी नजरें सीधे नए कालीन पर टिकी थीं। वाह मुल्ला भाई, वाह! क्या शानदार कालीन है! कहाँ से लिया? बहुत खूबसूरत है, जमाल ने कालीन की तारीफों के पुल बांध दिए। शुक्रिया जमाल भाई, मुल्ला ने कहा। बस थोड़ी सी बचत से खरीद लिया। जमाल कुछ देर कालीन को देखते रहे, फिर बोले, मुल्ला भाई एक बात कहूं। मेरे घर में कल एक छोटी सी दावत है, कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। अगर आप यह कालीन सिर्फ एक रात के लिए उधार दे देते तो मेरे बैठक खाने की शान बढ़ जाती। सुबह होते ही मैं खुद आकर लौटा जाऊंगा, बिल्कुल साफ सुथरा। यह सुनकर मुल्ला का सिर चकरा गया। अब हद हो गई थी। चीनी, नमक, पैसे तो ठीक थे, पर अब नया कालीन। फातिमा गुस्से से मुल्ला को घूर रही थीं, जैसे कह रही हों, अगर यह दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुल्ला ने एक पल के लिए सोचा, फिर उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उन्हें एक तरकीब सूझ गई थी। जमाल भाई, मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा, कालीन तो मैं आपको जरूर दे देता, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। क्या समस्या मुल्ला भाई? जमाल ने उत्सुकता से पूछा। मुल्ला ने कालीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह कालीन थोड़ा जिद्दी है। यह अपनी जगह छोड़ने को आसानी से तैयार नहीं होता, और अगर इसे जबरदस्ती ले जाया जाए तो यह रास्ते में ही बीमार पड़ जाता है। जमाल ने हैरानी से मुल्ला को देखा। बीमार पड़ जाता है? कालीन? यह आप क्या कह रहे हैं मुल्ला भाई? हाँ जमाल भाई, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुल्ला ने और भी गंभीर होकर कहा। यह कोई मामूली कालीन नहीं है। यह बहुत ही नाजुक मिजाज का है। इसे जरा भी धूल मिट्टी या शोर शराबा पसंद नहीं। अगर इसे इसकी मर्जी के खिलाफ कहीं ले जाया जाए तो इसके रंग फीके पड़ जाते हैं और यह सिकुड़ने लगता है। जमाल अविश्वास से कालीन को देख रहे थे। उन्हें मुल्ला की बातें अजीब लग रही थीं, पर मुल्ला इतने यकीन से कह रहे थे कि उन्हें थोड़ा संदेह भी होने लगा। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, और तो और जमाल भाई, इस कालीन की एक और खासियत है। यह सिर्फ उसी घर में खुश रहता है जहां इसे भरपूर आराम और सम्मान मिलता है।
अगर इसे किसी ऐसे घर में ले जाया जाए जहां चीजों की कद्र न हो या जहां लोग सिर्फ मांगने में यकीन रखते हों, तो यह नाराज होकर अपनी सारी खूबसूरती खो देता है। अब जमाल का चेहरा देखने लायक था। उन्हें कुछ कुछ समझ आ रहा था कि मुल्ला किस तरफ इशारा कर रहे हैं। मुल्ला ने जमाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इसलिए जमाल भाई, मैं आपको यह कालीन तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यह बीमार पड़े या अपनी खूबसूरती खो दे। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो अपने मेहमानों को यहीं मेरे घर लाकर यह कालीन दिखा सकते हैं। यहाँ यह बिल्कुल खुश और सेहतमंद रहेगा। जमाल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। मुल्ला ने बिना कुछ कहे बड़ी चतुराई से उन्हें आईना दिखा दिया था। मुल्ला भाई, जमाल ने हकलाते हुए कहा, मैं समझ गया। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत परेशान किया है। मुल्ला मुस्कुराए। अरे जमाल भाई, माफी की कोई बात नहीं। बस कभी कभी हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज की एक सीमा होती है। उधार लेना देना चलता है, लेकिन इसे आदत नहीं बनानी चाहिए। इससे रिश्तों में खटास आ जाती है। जमाल ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। आप ठीक कह रहे हैं मुल्ला भाई। मैं आइंदा आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। उस दिन के बाद जमाल में वाकई बहुत बड़ा बदलाव आया। उसने मुल्ला से उधार मांगना बिल्कुल बंद कर दिया। हाँ, कभी कभार वह मुल्ला से मिलने जरूर आता, लेकिन सिर्फ हालचाल पूछने और बातें करने। उसने मेहनत करके अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की भी कोशिश की। मुल्ला और फातिमा भी खुश थे। उनके घर का राशन अब सुरक्षित था और उनका नया कालीन भी अपनी जगह पर शान से बिछा हुआ था। कुछ महीनों बाद एक दिन जमाल मुल्ला के घर आए। उनके हाथ में एक छोटा सा पोटला था। मुल्ला भाई, जमाल ने कहा, यह आपके लिए। मैंने मेहनत करके कुछ पैसे कमाए थे, तो सोचा सबसे पहले आपका पुराना उधार चुका दूं। उन्होंने पोटला मुल्ला को दिया, जिसमें कुछ दीनार थे। मुल्ला ने पैसे ले लिए, लेकिन फिर उन्होंने जमाल को गले लगा लिया। जमाल भाई, मुझे इन पैसों से ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुमने अपनी मेहनत और स्वाभिमान को पहचाना। यही सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन के बाद मुल्ला और जमाल की दोस्ती और भी गहरी हो गई। जमाल ने फिर कभी किसी से बेवजह उधार नहीं मांगा और मुल्ला को भी बीमार पड़ने वाले कालीन का बहाना दोबारा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। और मोहल्ले में यह किस्सा मशहूर हो गया कि कैसे मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई से न सिर्फ अपने उधार मांगने वाले पड़ोसी को सबक सिखाया, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद की। यह कहानी इस बात का सबूत थी कि कभी कभी सीधे सीधे ना कहने के बजाय थोड़ी सी बुद्धिमानी और हास्य का सहारा लेना ज्यादा कारगर साबित होता है, और इससे रिश्ते भी खराब नहीं होते। और हाँ, कभी कभी एक जिद्दी कालीन भी बहुत कुछ सिखा सकता है। कहानी 6। एक दिन मुल्ला अपने गधे पर सवार होकर पास के गांव से कुछ जरूरी सामान खरीदने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा लहलहाता खेत दिखा। खेत इतना हरा भरा और फलों से लदा हुआ था कि सूखे के इस मौसम में वह किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। मुल्ला ने हैरत से देखा। यह खेत गांव के सबसे अमीर और कंजूस जमींदार बख्तावर खान का था। बख्तावर खान अपनी कंजूसी और कठोरता के लिए पूरे इलाके में बदनाम था। वह अपने मजदूरों को कम मजदूरी देता, गरीबों की मदद कभी नहीं करता और हमेशा दूसरों का हक मारने की फिराक में रहता था। लोग कहते थे कि उसने न जाने कितने किसानों की जमीनें धोखे से हड़प ली थीं। मुल्ला ने देखा, बख्तावर खान अपने खेत के किनारे एक ऊंची मचान पर बैठा, हाथ में हंटर लिए मजदूरों पर नजर रख रहा था।
उसके चेहरे पर घमंड और आत्मसंतुष्टि का भाव था, जैसे कह रहा हो, देखो सूखा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुल्ला को यह देखकर बड़ा अजीब लगा। जहां सब लोग परेशान थे, वहीं बख्तावर खान का खेत कैसे इतना फल फूल रहा था। उन्होंने अपने गधे को रोका और खेत के पास गए। सलाम बख्तावर खान साहब, मुल्ला ने आवाज लगाई। माशाअल्लाह, आपका खेत तो इस सूखे में भी बहार दे रहा है। क्या राज है इसका? बख्तावर खान ने मचान से ही तिरछी नजर से मुल्ला को देखा। अरे मुल्ला, तुम यहां कैसे? मेरे खेत का राज है मेहनत और अक्ल, जो तुम जैसे फकीरों के पास कहा, उसने व्यंग्य से कहा। मुल्ला ने उसकी बात का बुरा नहीं माना। खान साहब, मेहनत तो हम भी करते हैं, पर हमारे खेत तो सूख रहे हैं। क्या आपके पास पानी का कोई खास इंतजाम है? बख्तावर खान हंसा। पानी? हाँ, मेरे पास पानी का ऐसा इंतजाम है जो किसी और के पास नहीं। मैंने अपने खेत में एक बहुत गहरा कुआं खुदवाया है, जिसमें अभी भी भरपूर पानी है, और मेरे मजदूर दिन रात उसे सींचते हैं। तुम लोग तो बस किस्मत को रोते रहते हो। मुल्ला ने कुएं की तरफ देखा। वह वाकई काफी बड़ा और गहरा लग रहा था। खान साहब, क्या आप थोड़े से पानी से हमारे जैसे गरीब किसानों की भी मदद नहीं कर सकते? हमारी फसलें बच जाएंगी तो दुआएं देंगे। बख्तावर खान का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। क्या कहा? मदद? मैं क्यों करूं तुम्हारी मदद? मैंने यह कुआं अपने पैसे और अपनी मेहनत से खुदवाया है। तुम लोगों ने जब मौजमस्ती की, तब मैं काम कर रहा था। अब भुगतो। जाओ यहां से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मुल्ला को बख्तावर खान के रूखे और स्वार्थी जवाब से बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, यह आदमी कितना कठोर है। इसे दूसरों की तकलीफ का जरा भी एहसास नहीं। वह चुपचाप वहां से चले गए, लेकिन बख्तावर खान की बातें उनके दिल में चुभ गई थीं। कुछ दिन और बीते। सूखा और भी भयानक हो गया। गांव के बाकी किसानों के खेत पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। लेकिन बख्तावर खान का खेत अब भी हरा भरा था, और वह पहले से भी ज्यादा घमंड में चूर था। एक शाम मुल्ला नसीरुद्दीन अपने आंगन में बैठे कुछ सोच रहे थे। तभी उन्हें एक तरकीब सूझी। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर दो बड़े बड़े बोरे लादे बख्तावर खान के खेत की ओर चल पड़े। जब वह खेत के पास पहुंचे तो देखा कि बख्तावर खान अभी तक नहीं आया था, और मजदूर भी काम पर नहीं लगे थे। मुल्ला चुपके से बख्तावर खान के खेत में घुस गए। उन्होंने अपने बोरों में से कुछ निकाला और उसे पूरे खेत में, खासकर कुएं के आसपास बिखेरना शुरू कर दिया। वह जो चीज बिखेर रहे थे, वह कंकड़ और छोटे छोटे नुकीले पत्थर थे। उन्होंने बड़ी सावधानी से यह काम किया, ताकि कोई उन्हें देख न ले। जब दोनों बोरे खाली हो गए, तो वह चुपचाप वहां से निकल आए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस दिन जब बख्तावर खान अपने खेत पर आया, तो उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। उसने हमेशा की तरह मजदूरों को डांटा फटकारा और अपनी मचान पर जा बैठा। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं घटने लगीं। सबसे पहले बख्तावर खान के मजदूरों ने शिकायत की कि खेत में चलते वक्त उनके पैरों में कुछ चुभता है। उनके पैरों में छाले पड़ने लगे, और कुछ को तो चोटें भी आईं। उन्होंने काम करने में आनाकानी शुरू कर दी। बख्तावर खान ने उन्हें और जोर से डांटा और हंटर दिखाया। कामचोर कहीं के, बहाने बनाते हो। चुपचाप काम करो, वरना एक पैसा नहीं दूंगा। मजदूर डर के मारे चुप हो गए, लेकिन उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी।
फिर कुएं से पानी निकालने वाले बैलों ने अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। जब वे कुएं के चारों ओर घूमते तो उनके खुरों में भी वही नुकीले पत्थर चुभते। वे बिदकने लगे, ठीक से चलते नहीं थे और पानी निकालने का काम धीमा पड़ गया। बख्तावर खान परेशान हो गया। उसने बैलों को बदल दिया, लेकिन नए बैलों के साथ भी वही समस्या हुई। अब खेत की सिंचाई ठीक से नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे बख्तावर खान के लहलहाते खेत की रौनक कम होने लगी। पत्ते पीले पड़ने लगे और फल मुरझाने लगे। बख्तावर खान को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने सोचा, शायद किसी ने जादू टोना कर दिया है। उसने कई ओझाओं और फकीरों को बुलाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब वह हताश होकर अपने मुरझाते खेत को देख रहा था, मुल्ला नसीरुद्दीन वहां से गुजरे। सलाम बख्तावर खान साहब, मुल्ला ने कहा। क्या बात है? आपका खेत तो पहले जैसा हरा भरा नहीं लग रहा। कहीं आपके पानी के खास इंतजाम में कोई कमी तो नहीं आ गई? मुल्ला की आवाज में हल्का सा व्यंग्य था। बख्तावर खान चिढ़ गया। तुम्हें इससे क्या मतलब मुल्ला? जाओ अपना काम करो। मुल्ला मुस्कुराए। खान साहब, मैंने सुना है कि आपके मजदूर और बैल ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके पैरों में कुछ चुभता है। बख्तावर खान ने हैरानी से मुल्ला को देखा। तुम्हें कैसे पता? बस हवा में खबर उड़ती रहती है, मुल्ला ने कहा। कभी कभी जो हम दूसरों के लिए बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। आपने अपने खेत में अच्छी फसल बोई, लेकिन शायद अनजाने में कुछ और भी बो दिया, जो अब आपको परेशान कर रहा है। बख्तावर खान को मुल्ला की बातें पहेली जैसी लगीं, लेकिन उसे यह भी लगा कि मुल्ला कुछ जानता है। मुल्ला, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ, उसने बेचारगी से कहा। मुल्ला ने कहा, खान साहब, याद है कुछ दिन पहले मैंने आपसे थोड़ा सा पानी मांगा था ताकि हमारे जैसे गरीब किसानों की फसलें बच सकें। और आपने कैसा जवाब दिया था? आपने कहा था कि तुम लोगों ने जब मौजमस्ती की तब मैं काम कर रहा था, अब भुगतो। बख्तावर खान को अपनी कही बातें याद आ गईं। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मुल्ला ने आगे कहा, खान साहब, जब आप दूसरों के दुख दर्द को नहीं समझते, जब आप सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, तो कुदरत भी कभी कभी आपको सबक सिखाती है। आपने अपने खेत में मेहनत तो की, लेकिन शायद आपने उसमें थोड़ी सी इंसानियत और हमदर्दी बोना भूल गए। मुल्ला ने फिर धीरे से कहा, मैंने सुना है, अगर खेत की मिट्टी में बहुत ज्यादा कंकड़ पत्थर मिल जाएं, तो वे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जानवरों को चलने में तकलीफ देते हैं और पानी के बहाव को भी रोकते हैं। बख्तावर खान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया था। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले मुल्ला खाली बोरे लेकर उसके खेत के पास से गुजरा था। उसे यकीन हो गया कि यह सब मुल्ला का ही किया धरा है। वह गुस्से से चिल्लाया, तो यह सब तुमने किया है मुल्ला? तुमने मेरे खेत में पत्थर फेंके। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी काजी के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करता हूं। मुल्ला शांत रहे। खान साहब, आप बेशक काजी के पास जा सकते हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है कि यह मैंने किया है? क्या किसी ने मुझे ऐसा करते देखा? और अगर मैंने किया भी, तो क्या यह उससे ज्यादा बुरा है जो आप इतने सालों से दूसरों के साथ करते आ रहे हैं? उनकी जमीनें हड़पना, उन्हें कम मजदूरी देना और जरूरत के वक्त उनकी मदद न करना। बख्तावर खान के पास कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि मुल्ला सच कह रहा है। मुल्ला ने कहा, खान साहब, मैं यह नहीं कहता कि बदला लेना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी लोगों को उनकी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ करना पड़ता है।
आपने हमेशा दूसरों के लिए कांटे बोए, तो अब आपको भी थोड़े से कांटों का स्वाद चखना पड़ रहा है। इसे कहते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बख्तावर खान चुपचाप खड़ा रहा। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। उसे अपनी कंजूसी, अपनी कठोरता और अपने स्वार्थ पर पछतावा हो रहा था। उसने देखा कि कैसे उसकी एक गलती ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। मुल्ला ने कहा, खान साहब, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप अपनी गलतियों को सुधार लें, दूसरों के प्रति हमदर्दी दिखाएं, तो शायद कुदरत भी आप पर मेहरबान हो जाए। और हाँ, खेत से कंकड़ पत्थर निकालना तो आपकी मेहनत का काम है ही। यह कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन वहां से चले गए। बख्तावर खान कई दिनों तक सोचता रहा। मुल्ला की बातें उसके दिल में घर कर गई थीं। उसने महसूस किया कि उसने वाकई बहुत गलतियां की हैं। धीरे धीरे बख्तावर खान के स्वभाव में बदलाव आने लगा। उसने सबसे पहले अपने खेत से कंकड़ पत्थर निकलवाए। इसमें बहुत मेहनत और पैसा लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर उसने अपने मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई और उनसे नरमी से बात करना शुरू किया। उसने गांव के कुछ गरीब किसानों को अपने कुएं से पानी भी दिया, हालांकि अब उसके कुएं में भी पानी पहले जितना नहीं रहा था। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही कंजूस और कठोर बख्तावर खान है। कुछ समय बाद आसमान ने भी मेहरबानी दिखाई। जोरदार बारिश हुई और सूखे का अंत हो गया। बख्तावर खान के खेत में और बाकी किसानों के खेतों में भी फिर से फसलें लहलहाने लगीं। बख्तावर खान अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा था। वह समझ गया था कि दौलत और मेहनत ही सब कुछ नहीं होती, इंसानियत और दूसरों की मदद करना भी उतना ही जरूरी है। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को दिल से धन्यवाद दिया, क्योंकि मुल्ला ने उसे एक ऐसा सबक सिखाया था जो वह कभी नहीं भूल सकता था, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वह हमेशा की तरह अपनी सादगी और बुद्धिमानी से लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाते रहे, कभी हंसाकर तो कभी थोड़ा सा चौंकाकर। कहानी 7। मुल्ला नसीरुद्दीन के पड़ोस में एक नया परिवार रहने आया था। घर का मुखिया कासिम एक हट्टा कट्टा, रौबदार आदमी था, जिसकी भ्रिकुटी हमेशा चढ़ी रहती थी और आवाज में हमेशा एक अस्वाभाविक कड़कपन। कासिम को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था और वह बात बात पर लड़ने को तैयार रहता था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उससे डरे समे रहते थे। जल्द ही पूरे मोहल्ले में कासिम गुस्सैल पड़ोसी के नाम से मशहूर हो गया। लोग उससे कन्नी काटते और कोशिश करते कि उससे कोई वास्ता न पड़े। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अपनी शांतिप्रिय और मिलनसार प्रकृति के लिए जाने जाते थे, ने भी कासिम के गुस्से के तेवर कई बार देखे थे। एक बार मुल्ला की मुर्गी गलती से कासिम के आंगन में चली गई, तो कासिम ने ऐसा हंगामा खड़ा किया जैसे मुर्गी ने उसका कोई बड़ा खजाना लूट लिया हो। मुल्ला ने बड़ी मुश्किल से माफी तलाफी करके मामला शांत किया था। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से बाग में कुछ पौधे लगा रहे थे। उनका बाग कासिम के बाग से सटा हुआ था और दोनों के बीच एक नीची सी टूटी फूटी लकड़ी की बाड़ थी। मुल्ला गुनगुनाते हुए मिट्टी खोद रहे थे जब उन्हें कासिम की गरजती हुई आवाज सुनाई दी। ए मुल्ला, यह क्या कर रहे हो तुम? कासिम बाड़ के पास खड़ा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। मुल्ला ने सीधे होकर कहा, सलाम कासिम भाई, मैं तो बस कुछ पौधे लगा रहा हूँ। मौसम अच्छा है, सोचा बाग की थोड़ी रौनक बढ़ा दूं। रौनक? कासिम चीखा। तुम्हें यह नहीं दिख रहा कि तुम्हारे ये पौधे मेरी जमीन में घुस रहे हैं? तुम मेरी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो। मुल्ला ने हैरानी से देखा। उनके पौधे बाड़ से काफी दूरी पर थे
और कासिम की जमीन की तरफ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। कासिम भाई, आप शायद गलत समझ रहे हैं। देखिए, मेरे पौधे तो अपनी ही हद में हैं। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा, कासिम और जोर से चिल्लाया। मुझे सब दिख रहा है। तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो ताकि धीरे धीरे मेरी जमीन हड़प सको। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मुल्ला ने शांति से समझाने की कोशिश की। कासिम भाई, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? चलिए, मैं आपको नाप कर दिखा देता हूं। यह बाढ़ ही हमारी सीमा है। मुझे किसी नापतौल की जरूरत नहीं, कासिम ने जमीन पर पैर पटकते हुए कहा। तुम फौरन इन पौधों को यहां से हटाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मुल्ला को कासिम की जिद और बेवजह के गुस्से पर थोड़ी झुंझलाहट तो हुई, लेकिन वह झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा, इस आदमी से बहस करना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। ठीक है कासिम भाई, मुल्ला ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं इन पौधों को थोड़ा और पीछे लगा दूंगा। वैसे भी पड़ोसियों में तो प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा क्या करना। मुल्ला ने अपने नए लगाए पौधों को उखाड़ा और उन्हें बाढ़ से और भी दूर अपने बाग के बीचों बीच लगा दिया। कासिम कुछ देर तक उन्हें घूरता रहा, फिर बड़बड़ाता हुआ अपने घर में चला गया। मुल्ला ने अपना काम खत्म किया और घर के अंदर चले गए। उन्हें कासिम के व्यवहार पर आश्चर्य भी था और थोड़ी दया भी। बेचारा आदमी, उन्होंने सोचा, हमेशा गुस्से में जलता रहता है। ऐसे में इसे कभी शांति नहीं मिलेगी। कुछ दिन बीत गए। एक सुबह मुल्ला ने देखा कि उनकी प्यारी बकरी लैला, जो अक्सर उनके आंगन में चरती रहती थी, गायब है। मुल्ला ने उसे आस पड़ोस में ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिली। उन्हें चिंता होने लगी। लैला उनके बच्चों को बहुत प्रिय थी। तभी मुल्ला को याद आया कि कल शाम उन्होंने लैला को कासिम के बाग की तरफ जाते देखा था, जहां थोड़ी हरी घास उगी हुई थी। मुल्ला के मन में एक आशंका उभरी। वह हिम्मत करके कासिम के दरवाजे पर गए और दस्तक दी। कासिम ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर वही चिरपरिचित गुस्सा था। क्या है? उसने रूखेपन से पूछा। कासिम भाई, मेरी बकरी लैला कल शाम से गायब है। क्या आपने उसे कहीं देखा है? मुल्ला ने विनम्रता से पूछा। कासिम की आंखें गुस्से से और सिकुड़ गईं। तुम्हारी बकरी? और मैं उसे देखूंगा? क्या मैं तुम्हारा चौकीदार हूं? तुम्हारी बकरियां मेरे बाग में घुसकर मेरी फसलें खराब करती हैं, और तुम मुझसे ही पूछने आ गए। नहीं कासिम भाई, मुल्ला ने सफाई दी। मेरी बकरी कभी आपके बाग में नहीं जाती। बस कल मैंने उसे इस तरफ आते देखा था, तो सोचा शायद आपने। मैंने कुछ नहीं देखा, कासिम ने मुल्ला की बात काट दी। और आइंदा अपनी बकरियों को मेरे घर के आसपास भी मत फटकने देना, वरना मैं उन्हें काटकर कबाब बना दूंगा। यह कहकर कासिम ने जोर से दरवाजा बंद कर लिया। मुल्ला उदास मन से लौट आए। उन्हें यकीन था कि लैला कासिम के पास ही है, लेकिन वह उससे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते थे। दोपहर में जब मुल्ला अपने आंगन में उदास बैठे थे, उन्हें कासिम के घर के पिछवाड़े से बकरी के मिमियाने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। मुल्ला के कान खड़े हो गए। वह दबे पांव अपने घर के पिछवाड़े गए और दीवार की दरार से झांका। उन्होंने जो देखा, उससे उनका खून खौल उठा। कासिम ने लैला को एक रस्सी से पेड़ से बांध रखा था और उसके सामने सूखा भूसा डाल रहा था। लैला बेचारी भूखी प्यासी मिमिया रही थी। मुल्ला को कासिम की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। वह चाहते तो शोर मचा सकते थे या गांव के मुखिया के पास शिकायत करने जा सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, गुस्से का जवाब गुस्सा नहीं होता।
इससे बात और बिगड़ेगी। मुझे कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे कासिम को उसकी गलती का एहसास भी हो जाए और हमारा झगड़ा भी न बढ़े। मुल्ला कुछ देर सोचते रहे, फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उनके दिमाग में एक तरकीब आई थी। अगली सुबह जब कासिम अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर कहीं जा रहे हैं। गधे पर दो बड़े बड़े बोरे लदे हुए थे जो ऊपर तक भरे हुए लग रहे थे। कासिम ने तिरछी नजर से मुल्ला को देखा पर कुछ बोला नहीं। मुल्ला ने कासिम के घर के सामने से गुजरते हुए जोर से आवाज लगाई, सलाम कासिम भाई, आज बाजार जा रहा हूँ कुछ बढ़िया माल खरीदने। सुना है आज बाजार में बेहतरीन किस्म के फल और मेवे आए हैं, वो भी बहुत सस्ते दामों पर। कासिम ने अनसुना करने का नाटक किया। मुल्ला आगे बढ़े लेकिन थोड़ी दूर जाकर वह फिर रुके और जोर से बोले, जैसे खुद से बातें कर रहे हों, अरे हाँ, याद आया, गांव के मुखिया जी ने भी तो कहा था कि उनके लिए भी शहर से सबसे अच्छी वाली मिठाई लेते आना। कहते थे जो कोई बढ़िया मिठाई लाएगा उसे वह इनाम भी देंगे। यह सुनकर कासिम के कान खड़े हो गए। इनाम का लालच उसे हमेशा रहता था। मुल्ला फिर आगे बढ़ गए। कासिम कुछ देर सोचता रहा, फिर वह जल्दी से अपने घर के अंदर गया। थोड़ी देर बाद मुल्ला जब बाजार से लौट रहे थे तो उनके गधे पर लदे बोरे अब भी भरे हुए थे, बल्कि पहले से ज्यादा फूले हुए लग रहे थे। जब वह कासिम के घर के पास से गुजरे तो कासिम जानबूझकर अपने दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा था। अरे मुल्ला, कासिम ने आवाज लगाई। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि थोड़ी उत्सुकता थी। क्या लाए बाजार से? मुल्ला ने गधे को रोका। सलाम कासिम भाई, बस कुछ फल मेवे और मुखिया जी के लिए मिठाई। उन्होंने एक बोरे की तरफ इशारा किया। यह देखिए कितनी ताजी और खुशबूदार मिठाई है। मुखिया जी तो देखकर खुश हो जाएंगे। कासिम ने बोरे की तरफ ललचाई नजरों से देखा। क्या क्या मैं थोड़ी सी देख सकता हूं? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। जरूर कासिम भाई, क्यों नहीं, मुल्ला ने उदारता दिखाते हुए कहा। आखिर हम पड़ोसी हैं। मुल्ला ने बोरे का मुंह खोला। अंदर रंग बिरंगी खुशबूदार मिठाइयों के बजाय ढेर सारा सूखा भूसा और पत्तियां भरी हुई थीं। कासिम का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। यह क्या है मुल्ला? यह तो भूसा है। मुल्ला ने मासूमियत से कहा। भूसा? अरे नहीं कासिम भाई, यह तो बहुत ही खास किस्म की सब्र की मिठाई है। इसे खाने से इंसान में सब्र और सहनशीलता बढ़ती है। मुखिया जी ने खास तौर पर यही मंगवाई है। कहते हैं आजकल लोगों में सब्र बहुत कम हो गया है। कासिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह मुल्ला को घूर रहा था। मुल्ला ने दूसरे बोरे की तरफ इशारा किया। और यह देखिए, यह है नेकी का फल। इसे खाने से इंसान दूसरों की भलाई करने के लिए प्रेरित होता है। मुल्ला ने दूसरा बोरा खोला। उसमें भी वैसा ही सूखा भूसा और कुछ कंकड़ पत्थर भरे हुए थे। अब कासिम को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि मुल्ला क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी। कासिम भाई, कहते हैं जैसा हम दूसरों को खिलाते हैं वैसा ही हमें भी मिलता है। अगर हम दूसरों को सूखा भूसा और कंकड़ पत्थर देंगे तो हमें बदले में स्वादिष्ट फल और मेवे कैसे मिलेंगे? मुल्ला ने कासिम की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैंने सुना है कुछ लोग अपने पड़ोसियों की प्यारी बकरियों को भी सूखा भूसा खिलाते हैं, जबकि वे बेचारी हरी घास की उम्मीद में उनके पास जाती हैं। ऐसे में उन बकरियों को कितनी तकलीफ होती होगी और उनके मालिकों को कितना दुख होता होगा। कासिम का सिर शर्म से झुक गया।
उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि मुल्ला ने यह सारा नाटक उसी को सबक सिखाने के लिए किया है। मुल्ला कासिम ने धीमी आवाज में कहा, मैं समझ गया। मुझसे गलती हो गई। मुल्ला मुस्कुराए। देर आयद दुरुस्त आयद कासिम भाई। गलती मानना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। कासिम तेजी से अपने घर के अंदर गया और थोड़ी देर में लैला को लेकर बाहर आया। उसने लैला की रस्सी खोली और उसे मुल्ला को सौंप दिया। मुझे माफ कर दो मुल्ला, कासिम ने कहा। उसकी आवाज में अब पछतावा था। मैंने गुस्से में यह सब किया। तुम्हारी बकरी बिल्कुल ठीक है। मुल्ला ने लैला को प्यार से सहलाया। शुक्रिया कासिम भाई। मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर मुल्ला ने अपने गधे पर लदे बोरों को खोला और उनमें से सचमुच के ताजे फल, मेवे और स्वादिष्ट मिठाइयाँ निकालीं जो उन्होंने भूसे के नीचे छुपा रखी थीं। यह लीजिए कासिम भाई, मुल्ला ने कुछ फल और मिठाइयाँ कासिम को देते हुए कहा। यह मेरी तरफ से। पड़ोसियों में तो लेन देन चलता ही रहता है। और हाँ, यह सब्र की मिठाई और नेकी का फल तो सिर्फ एक मजाक था, आपको कुछ सिखाने के लिए। कासिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुल्ला का हाथ पकड़ लिया। मुल्ला, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने मेरे साथ इतनी भलाई की। आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। उस दिन के बाद कासिम के स्वभाव में वाकई बहुत बड़ा बदलाव आया। उसका गुस्सा कम हो गया और वह पड़ोसियों से मिलजुल कर रहने लगा। उसने मुल्ला से दोस्ती कर ली और अक्सर उनके बाग में आकर उनसे बातें करता। लैला भी अब कभी कभी कासिम के बाग में चरने चली जाती थी और कासिम उसे प्यार से हरी घास खिलाता था। मोहल्ले वाले यह देखकर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही गुस्सैल कासिम है। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वह हमेशा की तरह अपनी बुद्धिमानी और हास्य से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते रहे। उन्होंने साबित कर दिया कि गुस्सा और नफरत का जवाब प्यार और समझदारी से दिया जा सकता है, और सबसे गुस्सैल पड़ोसी को भी सही तरीके से समझाया जाए तो वह भी एक अच्छा दोस्त बन सकता है। और कभी कभी थोड़ी सी सब्र की मिठाई और नेकी का फल, चाहे वह नकली ही क्यों न हो, रिश्तों में मिठास घोलने के लिए काफी होता है।